यस क्लास, वेरी गुड मॉर्निंग। क्या हाल है? बेहतर होंगे, है ना? जैसा कि आप सबको पता है, साइंस, बायोलॉजी, उसमें भी अंदर जाएं तो जूलॉजी, डाइजेशन एंड एब्सॉर्प्शन की क्लास अपन लगातार पढ़ते आ रहे थे, है ना? और आज अपनी ये लास्ट क्लास होने वाली है इस एक चैप्टर की, तो इसको भी थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और एंडिंग की तरफ ले चलते हैं। लास्ट क्लास में जो अपन ने देखा था, पैंक्रियास देखा था, जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है, पाचन ग्रंथि है, कौन सी? पैंक्रियास, जो डेओडेनम के लिम्स के बीच से एक लीफ लाइक यानी कि पत्ती नुमा स्ट्रक्चर निकल रहा था, उसको क्या बोल रहे थे अपन? पैंक्रियास बोल रहे थे। और पैंक्रियास कैसा था? एक्सोक्राइन एस वेल एस एंडोक्राइन, मतलब एक्सोक्राइन भी था और एंडोक्राइन भी था। अपन दोनों पार्ट देख चुके थे, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन भी। आज अपन को जो देखना था वो था क्या? पैंक्रियाटिक जूस के बारे में। आपको याद आ गया होगा, ठीक है ना? तो चलिए देखते हैं, है ना? उसके पहले स्वागत है आपका किसान कैरियर इंस्टीट्यूट में। वेलकम टू केसीआई एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ साइंस। विज्ञान की दुनिया में भी आपका स्वागत, ठीक है? अब इसी डायरेक्शन में थोड़ा सा धीरे धीरे से अपन बढ़ते चले आए और यहां तक पहुंच गए अपन। कहां तक? यहां तक पहुंच गए हैं, ठीक है ना? देखो, आप सभी को जैसा दिखाई दे रहा होगा, या मैंने बताया क्या पैंक्रियाटिक जूस के बारे में कि अपन क्या पढ़ने वाले हैं आज भाई साहब? क्या पढ़ने वाले हैं? पैंक्रियाटिक जूस, है ना? तो देखो क्या लिखा है, पैंक्रियाटिक जूस, ठीक है ना? पैंक्रियाटिक जूस, क्लियर है? देखो, pancreatic secretion of enzyme is stimulated by CCK and ACH। ये क्या है भाई साहब? CCK and ACH। ACH क्या है आपका? एसिटाइल कोलिन, ठीक है? और CCH क्या है? कोलेसाइटोकाइनिन। कोलेसाइटोकाइनिन। ACH क्या है आपका? एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन, है ना? तो देखो क्या कह रहा है, पैंक्रियाटिक सीक्रेशन ऑफ एंजाइम इज स्टिमुलेटेड बाय कोलेसाइटोकाइनिन एंड एसिटाइल कोलिन व्हाइल बाइकार्बोनेट इज स्टिमुलेटेड बाय सिक्रेटिन। ये भाई साहब हैं क्या? ये सब क्या है? हार्मोन्स हैं। क्या है? हार्मोन्स हैं। HORMONES, क्या है भाई साहब? ये सब हार्मोन्स हैं। क्या कह रहा है? पैंक्रियाटिक सीक्रेशन ऑफ एंजाइम किसके द्वारा स्टिमुलेट किया जाता है? सी के यानी कि कोलेसाइटोकाइनिन एंड एसिटाइल कोलिन, वाइल जबकि बाइकार्बोनेट जो है किसके द्वारा स्टिमुलेट किया जाता है? सीक्रेटिन। कौन सा हार्मोन? सीक्रेटिन। भाई साहब कौन सा हार्मोन? सीक्रेटिन हार्मोन, ठीक है ना? कौन सा हार्मोन था ये? सीक्रेटिन, SECRETIN। कौन सा हार्मोन था? सीक्रेटिन हार्मोन, ठीक है? नेक्स्ट देख रहे हैं अपन क्या? कंपोजिशन ऑफ पैंक्रियाटिक जूस, यानी कि जो आपका पैंक्रियाटिक जूस है वो किन किन चीजों से मिलके बना होता है, या फिर ऐसा कह दें कि उसमें क्या क्या चीजें उपस्थित होती हैं, उसको क्या बोलते हैं अपन? कंपोजिशन। तो देखेंगे क्या है कंपोजिशन ऑफ पैंक्रियाटिक जूस। पहला चीज क्या है भाई साहब इसमें? डेली सीक्रेशन पर डे, प्रतिदिन का सीक्रेशन कितना बना बता रहा है? 1 से 1.5 लीटर प्रति
देन 1 से लेके 1.5 लीटर पर डे, है ना, 1 से 1.5 लीटर पर डे, है ना। इसका क्या है, डेली सीक्रेशन है। इसमें वाटर भी प्रेजेंट होता है, पानी भी प्रेजेंट होता है भाई साहब, H2O भी होता है। कितना होता है, 98% होता है। कितना होता है, 98% होता है। और बाकी का बचा हुआ 2% क्या होता है, सॉल्ट एंड एंजाइम। बाकी के बचा हुआ 2% क्या होता है, सॉल्ट एंड एंजाइम होता है। 98% क्या होता है, पानी होता है। इसके पीएच की बात करें, पीएच होती है इसकी कितनी, 7.5 से लेके 8.3। कितनी होती है, 7.5 से लेके 8.3। जाहिर सी बात है 7 से ज्यादा है तो कैसा होगा नेचर, बेसिक। नेचर कैसा होगा उसका, बेसिक नेचर होगा। कैसा नेचर होगा, बेसिक नेचर होगा। ठीक है, यानी कि क्षार। देखो नेक्स्ट, फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम। ठीक है, मतलब फैट को डाइजेस्ट करने वाली एंजाइम्स। इन पैंक्रियाटिक जूसेस वेरियस फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम्स आर फाउंड। भाई साहब पैंक्रियाटिक जूस में क्या कह रहा है, बहुत सारे फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम भी मिल जाते हैं या फिर उपस्थित होते हैं, विच आर कलेक्टिवली कॉल्ड, जिनको सामूहिक रूप से एक साथ क्या बोल देते हैं, स्टेप्सन। क्या बोल देते हैं, स्टेप्सन। ठीक है, क्या बोल देते हैं, STEPSIN, स्टेप्सन, है ना। जिनको क्या बोल देते हैं भाई, कलेक्टिवली, सामूहिक रूप से स्टेप्सन, है ना। ये छूट गया यहाँ पे, क्यों छूट गया, क्योंकि ये क्या है भाई साहब, ये क्या है यहाँ पे साइलेंट, इसको प्रोनाउंस नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट, पैंक्रियाटिक लाइपेस, है ना। लाइपेस वर्ड जहां भी आप सुने तो लाइपेस वर्ड का मतलब ही आपको क्या समझ में आ जाना चाहिए भाई, डाइजेस्टिंग एंजाइम है, मतलब तोड़ने वाला काम है इसका। ठीक है, टुकड़े करने वाला एंजाइम है, देख लेना। पैंक्रियाटिक लाइपेस की बात करें तो क्या है, इट कन्वर्ट्स ट्राइग्लाइसराइड इनटू डाई एंड मोनोग्लाइसराइड, मतलब ऐसा ग्लाइसराइड जिसमें 3 कंपोनेंट होते हैं उसको तोड़ के किस में बदल देता है, 2 में और 1 में, है ना। 2 + 1 कितना, 3, है ना। मतलब क्या है, डाई प्लस मोनो, है ना, क्या बनाएगा ये, ट्राई। ठीक है ना। क्या कह रहा है, पैंक्रियाटिक लाइपेस जो होता है उसका काम क्या होता है, इट कन्वर्ट्स ट्राइग्लाइसराइड इनटू डाई एंड मोनोग्लाइसराइड इनटू डाई एंड मोनोग्लाइसराइड। ठीक है ना। नेक्स्ट देखेंगे क्या, कोलेस्ट्रॉल एस्ट्रेस। क्या, कोलेस्ट्रॉल एस्ट्रेस, है ना, ये क्या करता है, इट डाइजेस्ट कोलेस्ट्रॉल ईस्टर्स, है ना भाई साहब। जो आपके कोलेस्ट्रॉल में, ब्लड कोलेस्ट्रॉल में ईस्टर्स प्रेजेंट होते हैं उनको क्या करता है, वो क्या करता है, उनको डाइजेस्ट करता है। ठीक है ना। नेक्स्ट है क्या है, फॉस्फोलाइपेस, है ना। क्या है, फॉस्फोलाइपेस। फिर से इसमें एक वर्ड आ गया लाइपेस, मतलब आपको समझ जाना चाहिए क्या, कैंची, है ना। ये काटेगा पीटेगा, इसको डाइजेस्ट करेगा, तोड़ेगा टुकड़ों में। किसको तोड़ेगा, फॉस्फोलाइपेस है तो किसको, फॉस्फोलिपिड्स। मतलब क्या कर रहा है, दीज डाइजेस्ट फॉस्फोलिपिड्स, मतलब किनको तोड़ रहा है, फॉस्फोलिपिड्स को। किसको, फॉस्फोलिपिड्स को, है ना। किसको तोड़ रहा है वो, फॉस्फोलिपिड्स को। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, न्यूक्लियसिस। क्या है नेक्स्ट, न्यूक्लियसिस, है ना। जो न्यूक्लिक एसिड्स की बात, डीएनए आरएनए ये सब क्या होते हैं भाई साहब, न्यूक्लिक एसिड्स, है ना। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए, आरएनए राइबोक्सी न्यूक्लिक एसिड। देखो यहाँ पे डीएनए न्यूक्लियसिस में क्या है, डीएनएस एंड आरएनएस। अब इस नाम से ही क्लियर हो जा रहा होगा, डीएनएस मतलब जो डीएनए को डाइजेस्ट करता है, किसको, डीएनए को जो डाइजेस्ट करता है उसको क्या बोलते हैं, डीएनएस। ठीक है ना। जो आरएनए को डाइजेस्ट करता है उसको क्या बोलते हैं, आरएनएस। किसको करता है, जो आरएनए को करता है उसको क्या बोलते हैं, आरएनएस। बात समझ में आ रही है। देख लेंगे क्या लगेगा, डाइजेशन ऑफ डीएनए एंड आरएनए रेस्पेक्टिवली इनटू इट्स न्यूक्लियोटाइड्स, इनटू इट्स न्यूक्लियोटाइड्स। मतलब डीएनए आरएनए किससे मिलके बने होते हैं, न्यूक्लियोटाइड से मिलके बने होते हैं। तो जब डीएनए और आरएनए इनको तोड़ेंगे, टुकड़ों में तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, क्या निकलेगा, जिनसे मिलके वो बने हुए होते हैं वही तो निकलेगा। सॉरी, मतलब क्या है कहने का, एक घर है,
वो पत्थर और ईंट से मिलके बना हुआ है। तो जब उस घर को तोड़ा जाएगा तो क्या निकलेगा, पत्थर ईंट ही तो निकलेगा ना। ठीक उसी तरह से कहना है कि डीएनए और आरएनए जो एंजाइम है वो क्या करती है, डीएनए को तोड़ती है, कौन सी, डीएनए, आरएनए को तोड़ती है, कौन सी, आरएनए। ठीक है ना। तो जब एक डीएनए टूटा, एक आरएनए टूटा, तो उनसे वही तो निकलेगा जिनसे मिलके वो बना हुआ होगा। ठीक है ना। तो ये सब डीएनए और आरएनए किससे मिलके बने होते हैं, न्यूक्लियोटाइड से मिलके बने होते हैं। किससे मिलके बने होते हैं भाई साहब, न्यूक्लियोटाइड से, है ना। इनसे न्यूक्लियोटाइड से मिलके क्या बने होते हैं, आपके डीएनए और आरएनए। बात क्लियर है क्या, डीएनए और आरएनए। ठीक है ना। अब डीएनए को जो एंजाइम डाइजेस्ट करती है, तोड़ती है, उनको क्या बोलते हैं, डीएनएस, है ना, डीएनएस, है ना, ए है ये। ठीक है। और आरएनए को जो तोड़ती है उसको क्या बोलते हैं, आरएनएस, आरएनएएसई, है ना। डीएनए को जो तोड़ती है उसको बोलते हैं डीएनएस, आरएनए को जो तोड़ती है उसको बोलते हैं क्या, आरएनएस। ठीक है। तो ये जब डीएनए आरएनए टूटेगा वापस से तो क्या फिर मिलेगा इसको, वापस से न्यूक्लियोटाइड्स ही मिलेंगे। ठीक है। ये है कहने का मतलब। बात क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गया आपको। ठीक है ना। हाँ, आगे बढ़ें, बिल्कुल बढ़ो गुरु जी। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे आपका पैंक्रियाटिक जूस वहां पे खत्म हो जाता है। ठीक है। अब अपन देखने वाले हैं कि कौन कौन से हिस्से में क्या क्या चीज डाइजेस्ट होती है ना। कौन कौन हिस्सा किस किस चीज को एब्जॉर्ब करता है। क्लियर है। ठीक, देखो समरी ऑफ एब्जॉर्प्शन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम के डिफरेंट पार्ट में क्या क्या चीजें होती हैं, है ना। ठीक है। क्या कह रहे हैं, समरी ऑफ एब्जॉर्प्शन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब कहाँ कहाँ चीजें किस किस पार्ट में क्या क्या चीज एब्जॉर्ब होती हैं। ठीक है ना। देखो पहला है क्या, माउथ। पहला क्या है, माउथ। माउथ में क्या क्या चीज एब्जॉर्ब होती है, सर्टेन ड्रग्स, है ना। ड्रग्स मतलब जो दवाई अपन खाते हैं, है ना। ड्रग्स मतलब जो दवाई अपन खाते हैं ना, वो उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है। सर्टेन ड्रग्स कमिंग इन कांटेक्ट विद द म्यूकोसा ऑफ माउथ, है ना। म्यूकोसा ऑफ माउथ मतलब जो अपने मुंह के अंदर सबसे बाहरी लेयर हो, है ना। सबसे बाहरी लेयर मुंह के अंदर सबसे बाहरी, मतलब ये अंदर ही वाली, सबसे अंदर ही वाली, जो अपन कुछ भी खाते हैं तो जिसके कांटेक्ट में चीजें आती हैं उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है ना। with the mucosa of mouth and lower side of the tongue are absorbed into the blood capillaries lining them। ठीक है ना। मतलब अपन जैसे कोई भी चीज ड्रग्स या दवा खाते हैं, ठीक है, तो अपने मुंह के अंदरूनी हिस्सा जो है, अंदरूनी जो लेयर है उसके कांटेक्ट में आती है, वहां से क्या होती है, ये एब्जॉर्ब होते हैं ड्रग्स, है ना, अवशोषित होते हैं। और अपनी जो टंग है ना, जीभ है ना, उसके नीचे की तरफ से भी ये एब्जॉर्ब होते हैं बहुत जल्दी। ठीक है ना। इसीलिए आपने कई बार, आप में से काफी लोगों ने कई बार हॉस्पिटल्स गए होंगे तो डॉक्टर ने कभी ना कभी ये आपको जरूर बोला होगा कि इन ये लो, आप एक दबा लो, टैबलेट लो, इसको आप पानी के साथ खाना नहीं, सिर्फ मुंह में रख लेना, ताकि वो आपके मुंह में जब तक कि वो घुल ना जाए। मतलब क्या है, वो जानता है, क्योंकि डॉक्टर क्या है, बायोलॉजी पढ़ के गया है, पढ़ा लिखा, वो जानता है कि ये ड्रग्स मैंने जो दिया है, इसको दवाई जो दी है, मुंह में रखने के बाद घुल जाएगी और मुंह से ही एब्जॉर्ब हो जाएगी। मुंह में कहाँ से एब्जॉर्ब होती है, मुंह के अंदर वाले पूरे हिस्से में एब्जॉर्ब होती ही होती है। उसके अलावा आपके जीभ का ये जो नीचे वाला, आपके टंग के, आपके जीभ के नीचे की तरफ का जो हिस्सा है ना, वहां से ड्रग्स एब्जॉर्ब होता है, यानी कि आपकी दवाएं एब्जॉर्ब होती हैं। ठीक है ना। ये एक पॉइंट मैंने आपको बताया। नेक्स्ट अगर अपन बात करें किसकी, स्टोमक की बात करें, पेट की बात करें, तो क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, सिंपल शुगर एंड एल्कोहल ईटीसी टेक प्लेस। मतलब आपके पेट में क्या क्या तीन चीजों की बात कर रहा है। पहला क्या, वाटर, वाटर होता है, प्लस और क्या होता है, सिंपल शुगर, है ना, वाटर, सिंपल शुगर और एल्कोहल, है ना।
एल्कोहल मतलब क्या होता है, जो लोग शराब पीते हैं ना, कहाँ एब्जॉर्ब होती है आपके स्टोमक में, पेट में, है ना, शराब या फिर एल्कोहल, ठीक है ना। ये चीजें आपके कहाँ पे एब्जॉर्ब होती हैं, ये सब चीजें आपकी स्टोमक में एब्जॉर्ब होती हैं। क्या, वाटर यानी कि पानी, सिंपल शुगर यानी कि जो चीनी अपन खाते हैं, सिंपल शुगर, और शराब, है ना, यानी कि एल्कोहल, ये कहाँ पे एब्जॉर्ब होती हैं आपकी स्टोमक में, पेट में, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, अगला क्या आया, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो क्या कह रहा है, प्रिंसिपल ऑर्गन फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन ही वो जगह है जहां सबसे ज्यादा मैक्सिमम अमाउंट में अब्सॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन ज्यादा से ज्यादा कहां पे होता है, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है ना। क्या कह रहा है, प्रिंसिपल ऑर्गन फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ किसका, न्यूट्रिएंट्स का, ठीक है। द डाइजेशन इज कंप्लीटेड हियर, है ना, यहाँ पे डाइजेशन खत्म हो चुका होता है, एंड फाइनल प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन सच एस, क्या क्या, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, फैटी एसिड, ग्लाइसरॉल एंड अमीनो एसिड आर एब्जॉर्ब्ड थ्रू द म्यूकोसा इनटू ब्लड स्ट्रीम एंड लिम्फ, है ना। यहाँ पे ये सब चीजें, अच्छा, जो भी चीजें एब्जॉर्ब होती है ना, वो कहाँ पे, अपने ब्लड स्ट्रीम पे, यानी कि अपने खून में जाके मिल जाती हैं, ठीक है ना। मैं आपको एक बार बता दूं कि यहाँ पे क्या क्या एब्जॉर्ब हो रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में, देखेंगे। देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या एब्जॉर्ब हो रहा है आपका, पहला देखेंगे तो क्या, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स हो रहा है, ठीक है। और मतलब जो अपना डाइजेशन यहाँ पे खत्म हो जाता है, डाइजेशन के बाद जो एंड प्रोडक्ट बनते हैं कौन कौन से, जैसे ग्लूकोज, ग्लूकोज यहाँ पे क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है, और फ्रक्टोज, ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, और फैटी एसिड हो गया, ग्लाइसरॉल हो गया, फैटी एसिड हो गया आपका, और क्या हो गया, ग्लाइसरॉल हो गया, फैटी एसिड हो गया, ग्लाइसरॉल हो गया, एंड एमिनो एसिड, क्या, एमिनो एंड एमिनो एसिड्स, है ना। ये सब का क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है, किसके थ्रू, म्यूकोसा के थ्रू, यानी कि जो इनरमोस्ट लेयर होती है उसके थ्रू क्या होता है, इसका अवशोषण होता है, यानी कि एब्जॉर्प्शन होता है, कहाँ जाता है, सीधे ब्लड स्ट्रीम में एंड लिम्फ में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है आपका, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत। अभी अपन किसकी बात कर रहे थे, ये सब कहाँ पे एब्जॉर्ब होता है, ये पूरी चीजें छोटी आंत में, कहाँ होता है ये सब एब्जॉर्ब, आपकी छोटी आंत में, है ना। ये सब कहाँ पे एब्जॉर्ब होता है आपका, छोटी आंत में, है ना, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन। नेक्स्ट अपन बात करें लार्ज इंटेस्टाइन की, यानी कि बड़ी आंत की, क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर विथ सम मिनरल्स ड्रग्स टेक्स प्लेस हियर, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, है ना, क्या होता है उसमें, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या कह रहा है भाई साहब, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, यानी कि H2O, मतलब पानी, है ना। मतलब लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है आपका, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर विथ सम मिनरल्स एंड ड्रग्स, मतलब जो बचे कुछ मिनरल्स या फिर जो ड्रग्स, दवाइयां जो मुंह में एब्जॉर्ब नहीं हो पाई, वो आगे जाके कहाँ पे, बड़ी आंत में, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन में जाके एब्जॉर्ब होती है, ठीक है ना। और वाटर का एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है भाई साहब, लार्ज इंटेस्टाइन में। और इसके भी पहले अपन वाटर का एब्जॉर्प्शन कहाँ देख चुके हैं, स्टोमक में, यही देखो ये है ना, स्टोमक में भी आपका पानी का एब्जॉर्प्शन होगा, और बाकी जो भी बचा हुआ होगा वो कहाँ पे होगा, जाके लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है ना। तो ये चार अपन ने डिफरेंट साइट्स देखी, कहाँ पे क्या क्या एब्जॉर्ब होता है ना। क्या देखा अपन ने, माउथ देखा, स्टोमक देखा, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, है ना, यानी कि आपका मुंह देखा, पेट देखा, छोटी आंत देखी और बड़ी आंत, यहाँ पे अलग अलग जगह पे क्या क्या चीजें एब्जॉर्ब होती हैं वो इसके माध्यम से मैंने आपको क्लियर कर दिया है, ठीक है ना। बात समझ में आ गई होगी, आगे बढ़े, ठीक है ना। अब डाइजेस्टिव सिस्टम भाई साहब क्या होता है कि अपन जैसा खाएंगे ना उसी हिसाब से अपना स्वास्थ्य होता है ना, खाने पीने से ही होता है। तो डाइजेशन एब्जॉर्प्शन के हिसाब से इसमें कुछ डिसऑर्डर्स दिए गए हैं ना, कुछ बीमारियां
अच्छा डिसऑर्डर क्या है, तो उसको डिसीज तो नहीं कहेंगे, डिसीज एक अलग बात है ना, बीमारी कहते हैं डिसीज को, है ना। अव्यवस्थित जो चीजें हो जाती हैं अव्यवस्था के कारण उसको क्या बोलते हैं, डिसऑर्डर बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसमें कौन कौन से डिसऑर्डर्स हैं उसके बारे में भी थोड़ा सा अपन क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं, ठीक है ना। तो अगर अपन डिसऑर्डर्स की बात करें, है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम के डिसऑर्डर क्या क्या है, तो पहला जो दिया गया है वो क्या है, जॉन्डिस, है ना। जॉन्डिस के बारे में आप सब लोगों को बेहतर तरीके से क्लियर होगा, थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा ही होगा। अगर जॉन्डिस के नाम से नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं आपको आसानी से समझाने के लिए एक दूसरा शब्द दे देता हूं, क्या, पीलिया, है ना। पीलिया नहीं, पीलिया दूसरा वाला जिसमें ना येलोइश कलर हो जाता है, पीले पड़ जाते हैं शरीर के, पूरा क्या कर जाता है, पीला पड़ जाता है, ठीक है ना। जॉन्डिस उसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं, पीलिया को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, पीलिया, किसको बोलते हैं, पीलिया को। क्या कह रहा है इसमें, मेन ऑर्गन विच इज अफेक्टेड इन जॉन्डिस, क्या है वो, लीवर। क्या इफेक्ट होता है उसमें, जॉन्डिस में, लीवर। क्या इफेक्ट होता है, लीवर, ठीक है ना। द लीवर इज अफेक्टेड, स्किन एंड आईज टर्न्स येलो ड्यू टू द डिपॉजिट ऑफ बाइल पिगमेंट। क्या, ड्यू टू द डिपॉजिट ऑफ बाइल पिगमेंट। क्या कह रहा है, ड्यू टू द डिपॉजिट ऑफ बाइल पिगमेंट। क्या, द लीवर इज अफेक्टेड, स्किन एंड आईज टर्न्स येलो ड्यू टू द डिपॉजिट ऑफ बाइल पिगमेंट, ड्यू टू द डिपॉजिट ऑफ बाइल पिगमेंट। यानी कि बाइल पिगमेंट कौन कौन से होते हैं, मैंने आपको पहले बताया, क्या, बिली रूबिन, ठीक है, और दूसरा क्या था, बिली बर्डन। क्या, बिली रूबिन और बिली बर्डन, है ना। ये सब क्या है, द लीवर इज अफेक्टेड, ठीक है, स्किन एंड आईज टर्न्स येलो, येलो मतलब कैसी हो जाती है, पीली हो जाती है आपकी, कैसी हो जाती है, पीली, स्किन खाल और आईज, है ना, टर्न्स येलो ड्यू टू द डिपॉजिट ऑफ बाइल पिगमेंट। क्या, ड्यू टू द डिपॉजिट ऑफ बाइल पिगमेंट के जमा होने के कारण ये सब कैसे हो जाते हैं, येलो हो जाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, वॉमिटिंग। वॉमिटिंग मतलब भाई साहब उल्टी पलटी हो जाती है ना, उल्टी आ जाती है, वो क्या होता है, किसकी वजह से, किस कारण से होता है, देखेंगे। इट इज द एजेक्शन ऑफ स्टोमक कंटेंट थ्रू द माउथ, यानी कि आपके माउथ के थ्रू, मुंह के थ्रू आपके पेट का जो भी है वो बाहर आ जाना, उसको क्या बोलते हैं आप, वॉमिटिंग, यानी कि उल्टी होना या पलटी होना, ठीक है। इट इज द एजेक्शन ऑफ स्टोमक कंटेंट थ्रू द माउथ, दिस रिफ्लेक्स एक्शन इज कंट्रोल्ड बाय द वॉमिट सेंटर। क्या कह रहा है, दिस रिफ्लेक्स एक्शन इज कंट्रोल्ड बाय द वॉमिट सेंटर इन मेडुला। किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, वॉमिट सेंटर के द्वारा। कहां पे होता है, आपका ब्रेन में एक पार्ट होता है, क्या, मेडुला, है ना, उसके द्वारा ये कंट्रोल किया जाता है। फीलिंग ऑफ नोसिया प्रोसीड्स वॉमिटिंग। क्या, फीलिंग ऑफ नोसिया, नोसिया मतलब जी मचलाना, है ना, जी उमचाना, जी मचलाना, है ना, पहले वही होता है ना, पहले जी मचलाता है, उमचता है, फिर उसके बाद क्या हो जाती है, उल्टी हो जाती है, ठीक है ना। तो वही कह रहा है, फीलिंग ऑफ नोसिया, यानी कि आपको ऐसा महसूस हुआ, जी मचला रहा है, उसके बाद क्या है, उल्टी हो जाएगी। प्रोसीड्स टू वॉमिटिंग मतलब उल्टी हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है भाई साहब, जो बच्चों में, छोटे छोटे बच्चों में काफी गंभीर समस्या हो जाती है, बीमारी, क्या, डायरिया। क्या, डायरिया, डायरिया हो जाता है, नहीं हो जाता। डायरिया में क्या होता है, आपका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, एक्सक्रीशन होने वाला है ना, टॉयलेट जाते हैं जब, तो क्या होता है कि उसमें एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर रह जाता है, जो पानी का एब्जॉर्प्शन होने वाला होता है लार्ज इंटेस्टाइन में, स्टोमक में वो नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से सिस्टम मतलब रेक्टम उसको कंट्रोल नहीं कर पाता है, रोक नहीं पाता है। देखो इसमें क्या लिखा है, द एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बाउल मूवमेंट, ठीक है। क्या, एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बाउल मूवमेंट। बाउल मूवमेंट क्या होते हैं, अपने एलिमेंट्री कैनाल में, लार्ज इंटेस्टाइन में या रेक्टम में बाउल मूवमेंट होते हैं, जिसकी वजह से जो डाइजेस्टेड फूड है, खाना है, बचा हुआ खाना है, वो एक जगह से दूसरी जगह ऐसे ऐसे करके ट्रांसफर होता रहता है, ठीक है ना। तो वो एक सीक्वेंस सिस्टमैटिक वे में होता है, नॉर्मल तरीके से, तो नॉर्मल जिंदगी चलती है। जब वो बाउल मूवमेंट क्या होते हैं, एबनॉर्मल हो जाते हैं, है ना, सिस्टमैटिक नहीं रहते हैं, ठीक है ना, तो उस समय की बात कर रहे हैं। क्या, एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बाउल मूवमेंट एंड इंक्रीज्ड लिक्विडिटी ऑफ फीकल डिस्चार्ज, सॉरी,
क्या कह रहा है, इंक्रीज लिक्विडिटी, लिक्विडिटी मतलब क्या है, उसमें पानी का अमाउंट ज्यादा होगा, पानी की मात्रा क्या होगी, ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है ना, इंक्रीज अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी है ना, ड्यू टू इंक्रीज लिक्विडिटी और फीकल डिस्चार्ज, यानी कि जो अपना एक्सक्रीटा है ना, जो मल है, जो एक्सक्रीट करने वाले हैं, उसमें क्या हो जाएगी, पानी की मात्रा ज्यादा होगी, ठीक है ना। इंक्रीज लिक्विडिटी ऑफ द फीकल डिस्चार्ज इज नोन एज डायरिया, उसको क्या बोलते थे अपन, डायरिया बोलते हैं। इट रिड्यूसेस द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, है ना, उसमें क्या हो जाएगा, जब ऐसी समस्या होगी तो उसमें आपका जो फूड है, खाने का जो अवशोषण है, जो एब्जॉर्प्शन है, वो कम हो जाएगा, है ना, यानी कि अच्छे के तरीके से नहीं हो पाएगा, प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा, क्या, अवशोषण अर्थात एब्जॉर्प्शन, ठीक है ना, क्योंकि एब्जॉर्ब होगा ही नहीं, सीधे के सीधे एज इट इज काफी मात्रा में प्रोटीन्स न्यूट्रिएंट्स भी एज इट इज निकलते जाएंगे, ठीक है ना। अगला जो है डिसऑर्डर वो क्या, कॉन्स्टिपेशन, बहुत नॉर्मल है आज के टाइम पे एजेड पीपल्स में, है ना, जिनकी एज अबाउट 40 ईयर्स से 40-45 ईयर्स हो गई है या 50 ईयर्स कह लें, तो उनमें एक गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाती है, किसकी, कॉन्स्टिपेशन की। कॉन्स्टिपेशन क्या होता है, इन कॉन्स्टिपेशन द फीसेस आर रिटेन्ड विद इन द रेक्टम, यानी कि जो आपका फीकल मैटर है, फीकल डिस्चार्ज है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, जो भी है वो रेक्टम में स्टोर ही रह जाता है ना, उसमें क्या हो जाता है, रिटेन्ड विद इन द रेक्टम, यानी कि उस स्टोर रह जाएगा तो अच्छे तरीके से पेट साफ नहीं हो पाएगा, है ना। क्या कह रहा है, फीसेस आर रिटेन्ड विद इन द रेक्टम एज द बॉवल मूवमेंट्स ऑकर इर्रेगुलरली, क्यों, क्योंकि आपका जो इंटेस्टाइन में, रेक्टम में बॉवल मूवमेंट्स होने वाले हैं वो रेगुलर नहीं होते हैं, वो इर्रेगुलरली होते हैं। कैसे होते हैं, इर्रेगुलर होते हैं, जिसकी वजह से जो फीसेस से एक्सक्रीशन होने वाला है वो रिटेन रह जाता है, कहाँ, रेक्टम में, कहाँ पे, रेक्टम में, है ना, स्टोर रह जाता है, कहाँ पे, रेक्टम में, ठीक है ना। तो जिसकी वजह से क्या समस्या होती है, कॉन्स्टिपेशन, क्या समस्या होती है आपकी, कॉन्स्टिपेशन, क्या समस्या होती है, कॉन्स्टिपेशन, जिसकी वजह से क्या समस्या होती है आपकी, कॉन्स्टिपेशन, ठीक है ना। नेक्स्ट है क्या, इंडाइजेशन, ठीक है ना, इंडाइजेशन, है ना। इंडाइजेशन का मतलब पता क्या होता है, जो ठीक तरीके से पाचन नहीं होता है ना, ठीक तरीके से पाचन नहीं होता है भाई साहब, ठीक तरीके से पाचन नहीं होगा तो आगे चल के भूख भी नहीं लगेगी, है ना, वो ऐसा लगेगा कि पेट भरा हुआ लगेगा, है ना, फीलिंग ऑफ फुलनेस आएगा, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, इंडाइजेशन, ठीक है ना। क्या कह रहा है, इन दिस कंडीशन द फूड इज नॉट प्रॉपरली डाइजेस्टेड लीडिंग टू अ फीलिंग ऑफ फुलनेस, द कॉस्ट ऑफ नहीं है यहाँ पे, क्या है, कॉसेस ऑफ इंडाइजेशन, कॉसेस क्या है यहाँ पे, कॉसेस ऑफ इंडाइजेशन आर इनएडुकेट एंजाइम सीक्रेशन, एंजाइटी, फूड पॉइजनिंग, ओवर ईटिंग एंड स्पाइसी फूड, ठीक है। क्या कह रहा है, ओवर ईटिंग एंड ईटिंग ऑफ स्पाइसी फूड, मतलब इनडाइजेशन है किन किन वजहों से, किन किन कारणों की वजह से होता है, किन किन कारणों की वजह, एंजाइटी क्या होता है, जैसे आपके टेंशन होने लगती है ना, चिंता होने लगती है, ठीक है ना, तो उनको उसको क्या बोलते हैं, एंजाइटी, उसकी वजह से क्या होता है आपको, इंडाइजेशन, मतलब जो भी आप खाना खाएंगे तो वो अच्छी तरीके से उसका पाचन नहीं हो पाएगा, वो अच्छी तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। दूसरा कारण क्या बताया, क्या हो जाता है, फूड पॉइजनिंग, है ना, फूड पॉइजनिंग होगी, मतलब आपने जो बिना ढका हुआ खाना जिसमें मक्खियां बैठ जा रही हैं वो खाना खा लिया, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा आपको, फूड पॉइजनिंग, है ना। और ओवर ईटिंग, मतलब जितना अमाउंट में आप मान लीजिए रोज की 5 रोटी खाते हैं, किसी दिन आपने 7-8 रोटी खा ली, तो 3-4 जो रोटियां एक्स्ट्रा खा ली, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, इंडाइजेशन जैसी समस्या उत्पन्न हो जाती है, ठीक है ना। एंड ईटिंग ऑफ स्पाइसी फूड, स्पाइसी फूड मतलब क्या है, जिसमें ज्यादा स्पीसीज यानी कि तेल मसाले वाली चीजें, है ना, बहुत ज्यादा क्या होती है उसमें, तेल मसाले वाली चीजें जो खा लेते हैं ना, तो उसकी वजह से क्या होता है, इंडाइजेशन जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, ठीक है ना। ऊपर क्या लिखा है, द फूड इज नॉट प्रॉपरली डाइजेस्ट, है ना, लीडिंग टू फीलिंग ऑफ फुलनेस,
जब प्रॉपर तरीके से डाइजेशन नहीं हो पाएगा तो फीलिंग ऑफ फुलनेस आएगी। फीलिंग ऑफ फुलनेस का मतलब क्या है, पेट आपका भरा भरा हुआ लगेगा, यानी कि आपको ऐसी फीलिंग आती है ना कि आपने हो सकता है शाम को खाना रूटीन पे खाना हुआ होता है, रोज खाते हैं, लेकिन आप फिर भी नहीं खाते हैं, ये कहते हुए पाए जाते हैं कि आज भूख नहीं लगी है, पेट भरा भरा लग रहा है। तो भरा भरा क्यों लग रहा है, तो इसका मतलब क्या समस्या हो गई है, इंडाइजेशन की समस्या हो गई है। क्या प्रॉब्लम हो गई है, इंडाइजेशन की। क्या हो गई है, इंडाइजेशन की, ये प्रॉब्लम हो गई है। ठीक है ना, तो यहां तक कि ये सब चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है ना, इसमें जितने भी डिसऑर्डर्स थे जो भी रिलेटेड थे डाइजेस्टिव सिस्टम से लेके, वो सब डिसऑर्डर अपन ने डिस्कस कर लिए हैं। प्राइमरली पहला क्या था, जॉन्डिस हो गया, वॉमिटिंग हो गई, डायरिया हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया, और लास्ट क्या था, इंडाइजेशन। ये सब क्लियर हो गए होंगे। ठीक है ना, नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो क्या है, प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, PEM, है ना, क्या बोलते हैं, PEM, जिसको क्या बोल रहे हैं इंग्लिश में, प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन। ठीक है ना, मेल न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, जो आपने हिंदी में एक वर्ड सुना होगा, कौन सा, कुपोषण। क्या सुना होगा आपने, कुपोषण सुना होगा। ठीक है ना, एक मिनट। यस, ठीक है ना, तो क्या है, अपन प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन की बात कर रहे थे। ठीक है ना, हाँ, जिसको क्या नाम से जानते होंगे आप, क्या कुपोषण के नाम से जानते हैं। दो टाइप ऑफ इसमें होते हैं, क्या देख लेंगे यहीं पे, क्या है, कौशर कर्व। ठीक है ना, कौशर कर्व। दूसरा कौन सा है आपका, मैरास्मस। दूसरा कौन सा है, मैरास्मस। इसका अगर डायग्रामेटिकली आपको चित्र देखेंगे तो ये देखिए इस तरीके से होता है। ठीक है ना, ये है आपका क्या, क्वेश्योरकर। ठीक है ना, तो ये क्या है आपका, मेरास्मस। ठीक है, इसमें क्या होता है, आप देख पा रहे होंगे बच्चा बहुत ज्यादा दुबला पतला हो जा रहा है। क्या है, बहुत ज्यादा दुबला पतला हो रहा है, बहुत ज्यादा स्किनी हो जाता है, इसकी इवन ये हड्डियां तक दिखाई देने लगी है। ठीक है ना, ये आपको हड्डियां दिखाई दे रही होंगी। ठीक है ना, और बहुत ज्यादा मतलब हाथ पैर भी इसके बहुत ज्यादा पतले हो गए हैं, देखो बहुत ज्यादा पतले हाथ पैर हो जाते हैं। ये क्या है आपका मेरास्मस का। अगर क्वेश्चरकोर कंडीशन तो इसमें क्या होता है, जैसे पेट का बाहर आना, ठीक है ना, या इसमें बहुत ज्यादा मतलब फैट का, सबक्यूटेनियस फैट का डिपोजिशन हो जाना। ठीक है ना, या फिर इसमें क्या होता है भाई साहब, फॉर्मेशन ऑफ ओडेमा। ओडेमा का मतलब क्या होता है, इसमें पानी भर जाना, है ना, पेट के अंदर पानी भर गया या फिर खाल के नीचे पानी वानी भर गया, ये सब चीजें कंडीशंस होती हैं। डायग्रामेटिकली आप देखेंगे ना, क्या प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन। ठीक है ना, क्या कह रहा है, PEM, प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन। ठीक है, देखो क्वेश्चन की अगर बात करें तो पहला क्या कह रहा है, इट ऑकर्स इन चाइल्ड मोर देन 1 ईयर ऑफ एज, मतलब जिन भी बच्चों की एज, उम्र 1 साल से क्या होनी चाहिए, ज्यादा हो, उनमें होता है ये। 1 साल से क्या हो, ज्यादा। 1 साल से क्या हो, उम्र ज्यादा हो। ठीक है, डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स ओनली, इसमें किसकी डेफिशिएंसी होती है, किसकी कमी की वजह से होता है, सिर्फ प्रोटीन्स की। किसकी कमी से होता है ये,
प्रोटीन की डेफिशिएंसी से होता है। और नेक्स्ट एक्सटेंसिव ओडेमा है ना, एक्सटेंसिव ओडेमा मतलब मैंने आपको बताया क्या, पानी का भर जाना, पानी भर जाता है भाई साहब, लिक्विड फ्लूइड है ना, पानी भर जाता है खाल के नीचे, पेट में हो गया है ना, या फिर तमाम और जगह पे, ठीक है। एक्सटेंसिव ओडेमा, सबक्यूटेनियस फैट इज स्टिल प्रेजेंट, लेकिन स्टिल उसमें क्या होता है, सबक्यूटेनियस फैट, यानी कि आपका फैट उपस्थित होता है कहाँ पर, सबक्यूटेनियसली। सबक्यूटेनियस मतलब क्या होता है, आपकी जो ये ऊपर वाली स्किन की सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है ना, उसके जस्ट नीचे है ना, सबसे ऊपर वाली एपिडर्मिस होती है, उसके जस्ट नीचे ना सबक्यूटेनियस। बहुत सारे इंजेक्शंस आपने देखे होंगे, जब आपको अगर किसी को, आप लोगों में से किसी को रेबिस, एंटी रेबिस लगा होगा, यानी कुत्ते ने काटा होगा, उसके बाद जो इंजेक्शन लगते हैं तो वो सबक्यूटेनियस इंजेक्शन लगते हैं, मतलब आपकी खाल के जस्ट खाल के नीचे नीडल जो होती है, सुई होती है, पूरी मांस में नहीं घुसाएंगे, खाल में सिर्फ थोड़ी सी घुसाएंगे और इंजेक्ट कर देंगे। वो क्या होता है, सबक्यूटेनियस होता है, मतलब क्यूटेन के जस्ट नीचे, यानी कि ऊपर वाले लेयर के जस्ट नीचे किसका डिपोजिशन होता है, आपका फैट का, है ना। नेक्स्ट क्या है, वेयरिंग ऑफ मसल्स एंड थिनिंग ऑफ लिम्स अकर्स, यानी कि मसल्स का क्या है भाई, बहुत ज्यादा उसका दुबला पतला हो जाना है ना, डिस्ट्रक्शन ऑफ मसल, भाई मसल्स क्या होने लगती है, नष्ट होने लगती हैं। एंड थिनिंग ऑफ लिम्स, यानी कि हाथ पैर का क्या हो जाना, बहुत ज्यादा पतले होने लगते हैं, ठीक है। स्किन अपीयर्स टू बी सॉलन, आपकी खाल कैसी लगती है, सॉलन लगती है, खाल खाल कैसी लगती है, सूजी हुई लगने लगती है, जैसे शरीर में सूजन सूजन सी महसूस होती है ना। क्या कह रहा है, स्किन अपीयर्स टू बी स्वॉलन। अंडरवेट चिल्ड्रन, क्या होता है भाई साहब, अंडरवेट यानी कि उनका वजन कम होने लगता है, उनका वेट क्या होने लगता है, कम होने लगता है, ठीक है ना, अंडरवेट चिल्ड्रन। नेक्स्ट क्या है अगला, मेरास्मस, नेक्स्ट क्या है दूसरा, मेरास्मस। मेरास्मस में क्या होता है, अकर इन चाइल्ड बिलो 1 ईयर एज, यानी कि 1 साल से क्या हो, 1 साल से कम हो जिनकी उम्र, 1 साल से क्या हो जिनकी उम्र कम हो। इसमें क्या था, ऊपर वाले में 1 साल से ज्यादा है ना, 1 साल से ज्यादा, इसमें क्या है 1 साल से कम। दूसरा डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन एंड कैलोरीज बोथ, ऊपर वाले में क्या था, डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन था, इसमें क्या है डेफिशिएंसी प्रोटीन एंड कैलोरीज भी आ गया, इसकी कमी है ना, डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन एंड कैलोरीज बोथ। नो ओडेमा, इसमें क्या होता है, फ्लूइड इकट्ठा नहीं होता है, पानी का जमाव नहीं होता है, पानी इकट्ठा नहीं होता है, ठीक है ना। नो ओडेमा, सबक्यूटेनियस फैट डिसअपीयर्स, सबक्यूटेनियस फैट मतलब अपने जो खाल के नीचे जो फैट उपस्थित होता है वो डिसअपीयर हो जाता है, गायब हो जाता है, इसका मतलब बहुत ज्यादा बच्चा पतला हो जाएगा, रूखा सूखा सा, बहुत ज्यादा रूखा सूखा सा स्केलेटन, उसकी हड्डियां दिखने लगेंगी, इवन जो अपने अंदर जो वेन्स नस होती हैं, रक्त वाहिकाएं होती हैं ना, वो भी दिखने लगेंगी, है ना। सबक्यूटेनियस फैट डिसअपीयर्स, एक्सट्रीम एमैक्यूएशन ऑफ बॉडी एंड थिनिंग ऑफ लिम्स ऑकर्स, यानी कि एक्सट्रीम एमैक्यूएशन मतलब बहुत ज्यादा पतला हो जाएगा, बहुत ज्यादा पतला हो जाएगा, है ना, बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली आपको ऐसे लगेगा कि बिल्कुल बच्चा तो बेचारा खत्म ही होने वाला है ना, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम एमैक्यूएशन ऑफ बॉडी, है ना, मतलब बहुत ज्यादा दुबली पतली बॉडी हो जाएगी। एंड थिनिंग ऑफ लिम्स अकर, मतलब लिम्स का, हाथों पैरों का बहुत ज्यादा पतला होने लगेगा। स्किन इज ड्राई एंड रिंकल्ड, खाल क्या हो जाएगी, पूरी तरह से सूख जाएगी, खाल क्या हो जाएगी, पूरी तरह से सूख जाएगी। एंड रिंकल्ड, रिंकल्ड मतलब उसमें झुर्रियां पड़ जाएंगी, है ना, रिंकल फेस हो जाता है ना, उसमें झुर्रियां पड़ जाएंगी, और स्किन कैसी हो जाएगी, सूख जाएगी। सीवियरली एमाकिएटेड मतलब बहुत बुरी तरीके से, बहुत सीवियर तरीके से वो सूख जाएगी, है ना, उसकी खाल बच्ची का शरीर, ठीक है ना। नेक्स्ट, अब देखो इन दोनों ही केस में क्या होता है, क्वेश्चन कर ले लो या फिर मेरास्मस, में क्या होता है, बच्चे का जो फिजिकल ग्रोथ के साथ साथ
मेंटल ग्रोथ भी इफेक्ट होने लगती है, मतलब उसकी शारीरिक स्थिति के साथ साथ मानसिक स्थिति भी खराब होने लगती है। ठीक है ना, ये सब चीजें क्या थी, अपन ने कुपोषण के 2 टाइप डिस्कस किए। किसके डिस्कस किए थे भाई साहब अपन ने? कुपोषण के 2 टाइप डिस्कस किए थे, जैसा कि आपको दिख पा रहा होगा ना, क्या है मैरास्मस, दूसरा क्या है क्वेशरकर। ये सब चीजें इस तरीके से थोड़ा डायग्रामेटिकली ये बच्चे देखते हैं। ठीक है ना, तो यहां तक अपन देख चुके हैं। और आज अपना ये डाइजेशन का जो चैप्टर है ना, आज अपना जो डाइजेशन का चैप्टर वो यहाँ पे